हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 1105 को। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न भाई? निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण है? आपको बताना है। डीबीएस की एमएस की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बोला जाता है ना डीबीएमएस को। यहाँ पे डीबीएमएस क्या नहीं है? देखो, ऑरेकल आपके पास जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। एसक्यूएल सर्वर ये बिल्कुल सही है, और एमएस एक्सेस ये भी सही है। माई एसक्यूएल आ जाएगा तो ये भी आपके पास सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा तो ये भी सही है। यानी ये वो हैं, ये सारे के सारे डेटाबेस वाले जो है आपके पास सॉफ्टवेयर आपके पास माने जाते हैं। अभी के लिए जो इसका आंसर बनेगा वो कौन बनेगा? इसने बोला है कौन सा डीबीएमएस के उदाहरण है, तो हमारे पास 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। एमएस आउटलुक नहीं आएगा, ये आपके पास क्या हो जाता है? एक ईमेल आपके पास आने वाली है। इसके अलावा ईमेल में हमने क्या देखा है? रेडिफाई, इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, जीमेल तो सभी को पता है आपके पास। इसके अलावा याहू सभी को पता होगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन मेल इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटॉन मेल के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास क्या आता है? एक हॉट मेल आता है। तो ये कुछ वो कंपनियाँ हैं जो ईमेल प्रदाता कंपनियाँ जिन्हें कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है? देखो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप डेटा में क्या करते हो? डेटा में चेंजेस करते हो, ठीक है। तो जब भी डेटा में चेंजेस किया जाता है तो आप क्या नहीं कर सकते हो? तो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएट ऑलरेडी वो हो रखा है। आपको डेटा जो ऑलरेडी है उसमें ही कुछ चेंजेस करना है। इसमें आप इंजर्ट कर सकते हैं भैया, डेटा में अगर कुछ चीज़ें नहीं डालनी है तो आप कर सकते हैं। अपडेट करना है, उसमें कुछ अपडेशन करना है उसमें, तो आप उसमें कुछ कर सकते हैं, यानी चेंजेस कर सकते हैं। कुछ ये तरीके से मान के चला जा सकता है। अगर आपको डिलीट करना है तो डेटा को यहाँ पे डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप इनके साथ जो है आप कुछ कर सकते हैं। डेटा के साथ एडिट करना है वो भी आप कर सकते हैं। क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं बना सकते, केवल चीज़ों में अपडेशन कर सकते हैं, नया डेटा ऐड कर सकते हैं, या उसमें डिलीट किया जा सकता है। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आएगी। इसके अलावा इसमें आपके पास एक और चीज़ आती है जो अक्सर इसमें आपके पास आता है। ये रहता है आपके पास सिलेक्ट करने के लिए, यानी कभी अगर प्रश्न आ जाए कि क्या इसमें डेटा को सिलेक्ट किया जा सकता है, तो साहब बिल्कुल सिलेक्ट भी किया जा सकता है। तो सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सभी मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा आपके पास माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में काम करता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में बैरियर के रूप में काम सेम कुछ ऐसा ही जैसे आपके घर के पास में या आपके घर में कोई गार्ड होता है, तो गार्ड बाहर से आने वाली चीज़ों को रोकने का काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल। नाम से ही फायरवॉल है भैया, अग्नि वाली दीवार है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे जो है हमें हमारे जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि हमारे सिस्टम पे कोई भी या हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ भी चीज़ें अनवांटेड चीज़ ना घुस जाए जिससे हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचे। इसी तरीके से हमारे पास जैसे हैशिंग होता है, क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग होता है। अब इसको क्या बोला जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे आपने हैशिंग जो नाम है, ये हैशिंग का मतलब क्या होता है? हैशिंग बोला जाता है डेटा को सिक्योर करने की एक प्रक्रिया। अब डेटा को सिक्योर करने की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें जो डेटा होता है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में बेसिकली जो है आपके पास लिखा जाता है, ठीक है। तो हैशिंग का मतलब डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो लिखना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा हैशिंग बोलते हैं। अब देखो, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें ये पता होनी चाहिए, ताकि जो है कभी अगर इससे प्रश्न आ जाए तो आप इसको ईजिली जो है आप कर पाओ। इसी तरीके से हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। इसका एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है? जो हमारे पास डीबीएमएस होता है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इस पर अटैक होना एसक्यूएल इंजेक्शन इसको कहते हैं। और क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग क्या होते हैं? जब किसी वेबसाइट पर अटैक होता है, वेबसाइट पर अटैक, यानी इसको मैं साइबर अटैक से भी लिंक कर सकता हूं। तो वेबसाइट पर अटैक होना, इसको क्रॉस सर्वर स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। तो अभी के लिए उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पाईवेयर इसका नाम होता है। स्पाई आपके पास जासूस होता है, तो बेसिकली जासूसी का जो काम करता है। इसमें कैसे जासूसी का काम करेगा? आपने कौन सी वेबसाइट पे चेक की है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने कौन कौन सी चीज़ें देख ली है, वो तमाम जो चीज़ें हैं उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने का काम होता है आपके पास, उसको बोलते हैं स्पाईवेयर। इसी तरीके से वायरस, ये वायरस क्या होते हैं भैया? जो सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं, सिस्टम में फैल जाते हैं, ये आपके पास वायरस कहलाते हैं। मालवेयर आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्मफुल सॉफ्टवेयर का मतलब जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नाम सुना होगा एक का, जिसे हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अब ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपके पास एक मालवेयर ही है, जो एक सही दिखने वाला जो आपके पास एक एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, बट असल में वो होता नहीं है, तो उसको ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म अपने आप फैलने
वर्म जो होता है वो अपने आप फैलता है और ये क्या बनाता है, कॉपी बनाने की जो है ये कॉपी बना देता है एक किस्म से, आप इसको ऐसे भी मान के चल सकते हैं। तो वर्म क्या होगा, जो आपके पास अपने आप फैल जाते हैं और उसके बाद क्या बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ में कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। और वायरस क्या होते हैं, जो खुद को अटैच करके सिस्टम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद सिस्टम को क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आई होगी। और वर्म क्या हो गया, जो नेटवर्क में खुद फैल जाते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, वर्म क्या है, नेटवर्क में खुद फैल जाते हैं। और वायरस क्या होते हैं, नेटवर्क में या किसी फाइल के साथ अटैच होकर नेटवर्क में फैलते हैं। ये दो चीज़ें हैं, थोड़ा अलग अलग याद रखिएगा। 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करने के लिए अलग अलग एड्रेस बनाए जाते हैं, यानी 8 बिट अगर हमारे पास एड्रेस लाइन है तो उसको उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं, प्रश्न ही है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम बिट के बारे में बात करते हैं 0 और 1 इस तरीके से आप जो है इसको लिखते हैं। जब भी हम कितने भी बिट के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना, जितने भी 2 की पावर n में आपके पास आ जाएगा ना, तो इतने बिट का वो है बेसिकली वो एड्रेस होने वाला है। जैसे यहाँ पे 8 बिट दे रखा है, तो 8 बिट का मतलब हो जाएगा, आप सिंपल से यहाँ पे चल जाना, 2 की पावर 8 कर लो, और 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है। तो मतलब हम इतने जो है एड्रेस, अलग अलग एड्रेस जो है बना सकते हैं। और इसको वैसे भी याद रखा जा सकता है, ध्यान रखना इस वाले में ना, इस वाले में 0 भी वैसे आपके पास इंक्लूड हो जाता है। 0 से लेकर 256 के बीच में जितने भी आपके पास आएंगी वो सारे के सारे आपके पास क्या होने वाला, 8 बिट का जो है आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से 4 बिट के बारे में बात करेगा तो वहाँ पे भी 2 की पावर 4 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। 2 की पावर 16 में आपके पास 16 बिट वाले आ जाता है। चलिए 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखो आज का थोड़ा सा जो पेपर है थोड़ा सा हल्का है, कल से थोड़ा आपके पास मैं कह सकता हूँ कि लेवल बढ़ के आएगा। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिए क्या क्या ये बात हो रही है। इसमें ये दिया गया, इसका अर्थ बोला ये है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ से आप उल्टा चल सकते हैं, यानी आई से 3 माइनस कर लीजिए। आई के बाद क्या होता है, JKL 3 माइनस पीछे की तरफ चले जाओ, मतलब ना पीछे की तरफ भी क्या जाओगे, चाहे आगे चले जाओ, इससे इस तरीके से देख लो, आई से आगे की तरफ जाओ। आई के बाद +3, आई के बाद JKL आता है, सिंपल है। M के बाद NOP यानी तीसरा आता है P, M के बाद NOP तीसरा आता है, E के बाद FGH ये H आ जाएगा, D के बाद EFG आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से आप इसकी तरफ चले जाओ। मान लो कि मैंने यहाँ से ये लेता हूँ, G आएगा ना, तो G से 3 पीछे चले जाओ। G से 3 पीछे का मतलब आपके पास DEFG होगा, OPQR आ जाएगा, DB वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखो DEFG OPQR, M के बाद NOP, A के बाद BCD, I के बाद JKL। उम्मीद करूँगा ये बात में समझ में आ गई होगी, समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान आसान सी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको बताना था कि भैया असंगत क्या है, अन्य से जो भिन्न है। देखो अन्य से भिन्न कैसा है, देखो इधर नजर आ रहा सभी को 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 आ गया, अलग हो गया। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यानी ये वाला सबसे असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं हो रहा है। आगे देखिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पशु हैं बोला एक वृत्त में। अब देखो ये क्वेश्चन तो पहले भी करवा रखा है ना, इनमें भी जिसने गलती की है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं भाई। कितने हैं, 6 पशु हैं, 6 पशुओं को ले ऐसे बना दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 6 हैं। इसने बोला बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में, तो मैंने कहा ठीक है साहब, बिल्ली को हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बिल्ली हो गया, और बिल्ली किसके बीच में है, खरगोश, तो मैंने ऐसे बनाया खरगोश, और इस इधर बना दिया मैंने कुत्ता। यही तो बोला इसने, जो बिल्ली है वो किसके बीच में है, बिल्ली जो है वो कुत्ते और खरगोश के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखो मुर्गी तो यहाँ पे 100% बीच में आने वाली है, लेकिन अब तोता और बंदर को कहाँ बनाएंगे। इसने बोला था कि जो कुत्ता है वो तोता के बाईं ओर है, तो किधर है कुत्ता, ये कुत्ता है, तो कुत्ता बोला तोता के बाईं ओर है, तो देखो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बना दूंगा तोता तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कुत्ते को इधर लिखना पड़ेगा हमें इस तरीके से, कुत्ता इधर आएगा और खरगोश इधर आएगा। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें वही चलने वाली हैं। यहाँ से वो ये पकड़ लो, इसने क्या बोला था, जो कुत्ता है वो तोते के बाईं ओर है, तो यहाँ पे जो तोता इधर आना चाहिए, तो तब जाके जो कुत्ता होगा तोते के बाईं ओर आ जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ मुँह है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारा अंदर की तरफ मुँह है इनका। और लास्ट में जो बच रहा है हमारे पास, क्या बचेगा, लास्ट में हमारे पास एक और बच रहा है बंदर। तो जो मुर्गी है बोला वो तोते और बंदर के बीच में है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बंदर। प्रश्न के अनुसार खरगोश के बाईं ओर कौन है, खरगोश किधर है आपके पास, ये खरगोश है, खरगोश की बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो आगे देखते हैं 94 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ बोला घटाना है तो इसको हम उसके हिसाब से चलते हैं जो जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का अर्थ यहाँ पे घटाना हो गया, और घटाने का अर्थ गुणा है तो घटाने का अर्थ गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ये में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइड का अर्थ जोड़ना है तो डिवाइड का अर्थ हमने जोड़ना कर दिया है, और गुणा का अर्थ विभाजित करना है तो गुणा का अर्थ हमने यहाँ पे
डिवाइड करना कर दिया। ये कुछ इस तरीके से आपके पास मैटर बन चुका है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले डीमास रूल लगाएंगे। डीमास रूल के अकॉर्डिंग आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 डिवाइड बाई 5 यानी 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और -3 हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। 3 दूनी 6 होता है, यानी उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 + 6 - 3 आ जाएगा। 6 + 2 8 होता है, यानी 8 - 3 जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा आपके पास 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आपके पास होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले v + v का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे a + b का मतलब है जो a है वो b की बेटी है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। जो v होगा वो p की क्या होने वाली, बेटी होगी, यानी जो v है वो आपके पास बेटी होगी, और किसकी बेटी होगी, p की। तो v जो है यहाँ पे p की बेटी है, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई चलेंगे, p × r। a × b का मतलब है यहाँ पे a b का पति है, इसका मतलब p क्या होगा यहाँ पे, r का पति, यानी p यहाँ पे क्या होने वाला है, p होगा आपके पास पति, और किसका पति होगा यहाँ पे, p होगा आपके पास r का पति। हमने ये भी बना दिया। उसके बाद r + q करेंगे। जैसे a + b का मतलब a b की बेटी थी, वैसे ही r यहाँ पे q की बेटी होगी। तो r बेटी होगी, किसकी बेटी होगी यहाँ पे, q की बेटी होगी, और q - s कर लीजिए। यहाँ पे क्या माइनस था कहीं, देखिए यहाँ पे लिखा था a - b का मतलब होता है a b की पत्नी। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे Q S की पत्नी हो जाएगी, यानी Q क्या होगी, पत्नी होगी, और किसकी पत्नी होगी यहाँ पे, ये S की पत्नी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब S / U करते हैं। A / B का मतलब था A B का यहाँ पे पिता है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे S क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। किसका पिता होगा, ये U का पिता होगा। इसी तरीके से U × T चलेगा यहाँ पे, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे चला था। A × B, A B का पति है, सेम टू सेम U T का पति होने वाला है। तो U क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, और पति होगा किसका, ये हो जाएगा U होगा आपके पास T का पति, यानी ये आपके पास फीमेल हो जाएगी। कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला देखेंगे R V की माँ है, क्या ये बात सही है, R V की माँ है, तो बिल्कुल R जो है V की माँ होगी, क्योंकि P और R हस्बैंड वाइफ है, ये बात बिल्कुल सही है। U R का भाई है, क्या U R का भाई है, बिल्कुल है। Q और S आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। S V का दादा है, क्या ये बात सही है, S V का दादा है, क्या ये बात सही है, S V का दादा, ये बात गलत हो जाएगी। S V का दादा नहीं हो सकता, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो R है ना वो V की माँ है, इसका मतलब V की माँ की जो माँ है Q, ये नानी है, और उनका जो हस्बैंड है वो नाना हो जाएंगे, ये नहीं आ सकता। और Q बोला R की माँ है, तो क्या बात सही है, Q R की माँ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो Q है वो भी R की माँ हो जाती है, इसलिए आपके पास जो ऑप्शन C होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी आपके पास सारे सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे रेलवे टिकट खरीदते समय रोहित शर्मा टिकट खिड़की से 5वें स्थान पर था। वो अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे आ जाता है, जिससे उसके आगे तथा पीछे व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है। चलिए साहब, हमने देखा एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये पहले 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर, ये 5वें स्थान पर है, ठीक। अब ये क्या करता है, 5वें स्थान पर है, अब वह अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे आ जाता है। 4 व्यक्तियों के पीछे का मतलब हो गया 1 2 3 4, ये होगा ना 4 व्यक्तियों का मतलब, 5 6 7 8 9 10, 5। अब देखो पहले 5 में था तो 1 2 3 4, असल में ये व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, तो 6 7 8 9, मतलब ये व्यक्ति होगा अब आपके पास इस पोजीशन में, मतलब आगे से वो अब आपके पास 4 व्यक्तियों के बाद पहुंच जाएगा ना, तो मतलब वो असल में 9वीं पोजीशन पे होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, अब ये 9वीं पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि देखो पहले वो 5 पे था, वो 4 व्यक्तियों के पीछे जा रहा है, इसका मतलब जो 6 पे रहा होगा वो वापस 5 पे आ गया, फिर दूसरा व्यक्ति होगा 6, फिर तीसरा होगा 7, फिर चौथा होगा 8, फिर वो होगा 9वीं पोजीशन पे। तो इसने क्या बोला था कि वो 4 व्यक्तियों के जब पीछे आ जाता है, जिससे उसके आगे तथा पीछे की व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है, यानी अब ये ऊपर से भी 9वें पे है और नीचे से भी ये 9वें पे है। टोटल निकालने के लिए हमें पता है टॉप प्लस बॉटम करते हैं, T + B कर दो और -1 कर दो। टॉप से ये 9वीं पोजीशन पे है, बॉटम से भी ये 9वीं पोजीशन में, -1 कर लेना, आंसर आपके पास 17 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये 17 पोजीशन पे जो है ये व्यक्ति होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 97 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। नदी, झील, पर्वत, जल निकाय। देखो यहाँ पे जो नदी है और जो झील है वो दोनों के दोनों जल निकाय है ना, मतलब जल निकाय के अंदर नदी और झील, नदी और अलग होती है, झील अलग होती है, इसलिए पहले तो आपके पास ये वाला डायग्राम बनेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बाहर हो गया जल निकाय, एक नदी है, ये इधर झील है, और यहाँ पे इसने बोला है पर्वत। ओके, ये पर्वत बिल्कुल आपके पास अलग आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है। चलिए साहब 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं।
कुछ अध्यापक छात्र हैं, बनाएंगे जरा कुछ अध्यापक छात्र। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है भाई। हमने कहा ठीक है साहब, कुछ अध्यापक, हमने आ से अध्यापक लिखा और कुछ अध्यापकों को हमने क्या बनाया, कुछ अध्यापकों को मैंने छात्र बनाया। कुछ अध्यापक छात्र हैं और सभी छात्र लड़कियां हैं, तो जितने भी ये छात्र हैं वो सभी के सभी छात्र क्या हो गई अब आपके पास, ये लड़कियां हो गई। कथन ने बोला था कुछ अध्यापक छात्र और सभी छात्र लड़कियां हैं, तो ये हमारा बन चुका है। निष्कर्ष देखेंगे क्या, सभी अध्यापक यहाँ पे लड़कियां हैं। सभी अध्यापक क्या लड़कियां हैं, तो पहला ही गलत हो जाता है। क्यों, अगर सभी अध्यापक लड़कियां होती तो ये जो अध्यापक है वो लड़कियों वाले सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो पहला तो गलत है। दूसरा, कुछ अध्यापक लड़कियां, हाँ बिल्कुल ये नजर आ रहा है सभी को, मतलब यहाँ पे आपके पास जो है दूसरा वाला सही आएगा, एक जो है आपके पास कॉमन रीजन आ रहा है। तीसरा देखना, कुछ लड़कियां अध्यापक है, क्या ये बात सही है, कुछ लड़कियां यहाँ पे अध्यापक हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक है, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, हाँ ठीक है, कुछ अध्यापक लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सभी लड़कियां अध्यापक है, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। सभी अध्यापक या सभी लड़कियां अगर अध्यापक होंगी तो लड़की बाहर से आ जाएगा, और सभी लड़कियां अध्यापक हैं, अध्यापक यहाँ इस तरीके से आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब भी दूसरा और तीसरा आपके लिए यहाँ पे सही होने वाला है, बाकी इसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सारे जो हैं गलत होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 99 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कॉमन नज़र आ रही। क्या देखो, इसमें 1 नज़र आ रहा है, इसमें 2 नज़र आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, ठीक। बाकी का जो बचेगा वो एक दूसरे के पीछे हो जाएगा, यानी 3 के पीछे क्या होने वाला आपके पास, 3 के पीछे 4 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक गोलाकार टेबल पर, तो हम इसको 8 व्यक्तियों के लिए बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने बना दिया साहब, ये आपके पास 8 व्यक्ति हो गए इस तरीके से, ये हो गए 8 व्यक्ति, ठीक। अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने जो भी बोला उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। बैठे हुए एच ई के दाईं ओर से तीसरा है, तो एच हमने बना दिया यहाँ पे, और एच ई के दाईं ओर से तीसरा बना दिया, तो मैंने ई को यहाँ बना दिया ताकि तीसरे पे एच आ जाए। तीसरा है, अब देखो जो यहाँ पे जो लिखा है ना, तीसरा है जो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये ई के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, ये बात ध्यान रखना। अब क्योंकि हम नहीं बता सकते डी कहाँ बैठेगा, इसलिए मैं थोड़ी आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उनको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ई जो है वो सी के दाईं ओर से दूसरे पर है, जो ई है वो सी के दाईं ओर से दूसरे पर है, इसका मतलब सी यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ई जो होगा दाईं से दूसरे स्थान पर होगा। बी बोला जी के ठीक बाईं तरफ बैठा है, बी कहाँ बैठा है, जी के ठीक बाईं तरफ, हम नहीं बना सकते इसे, लेकिन मैं इसे ये बना सकता हूँ, जो डी है वो बी के बाईं, और दूसरा है जो डी है वो बी के, बी भी इधर नहीं है, ओके। अब एक यहाँ पे एफ लिया है, एफ भी नहीं बना सकते हैं, ओके। ए के बाएं पांचों कौन है, ओके। तो यहाँ से हम नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी काम करते हैं। काम क्या करना है हमें, हम यहाँ से काम करेंगे, कुछ जो चीज़ें मिल रही हैं हम उनको बना सकते हैं। जैसे ई सी के दाईं ओर से दूसरा है, क्या ऊपर कहीं था, ई यहाँ पे था भैया, देखिए एच ई के दाईं ओर से तीसरा था, हमने बनाया था जो डी का निकटतम पड़ोसी है, कौन, ई डी का निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब ये चीज़ समझना, या तो डी साहब आपके पास यहाँ पे आएगा, या डी की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे हो सकती है। इन 2 पोजीशन के अलावा डी और कहीं नहीं आ सकता। चलो एक और बना लेते हैं ताकि थोड़ी और आसानी हो जाए हमें समझने में। इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम बना है, हमने यहाँ पे ई बनाया था, इधर अपने पास एच आ गया था, इधर अपने पास सी था। ये समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैंने डी को यहाँ पे बनाया, एक डायग्राम में मैं डी को यहाँ बनाता हूँ। 2 ही तरीके से डी बन सकता है, क्योंकि इसने बोला था कि जो डी का निकटतम पड़ोसी है, ई का निकटतम पड़ोसी डी, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। यहाँ से बनाते हैं, ई सी के दाएँ ओर से दूसरा है, हमने ये बना दिया था। बी बोला जी के ठीक बाईं तरफ है, एक ये आता था, और इसने ये भी बोला है जो डी है वो बी के बाईं और दूसरा है, जो डी है वो बी के बाईं और दूसरा है। इसका मतलब बी मेरा यहाँ होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ बन सकता है। अब डी जो है बी के ठीक बाईं और दूसरा है, तो यहाँ पे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये एच की पोजीशन है, तो ये वाला तो डायग्राम मेरे लिए रॉन्ग हो जाएगा। अब इससे नहीं बन सकता ये, मतलब मेरे पास डायग्राम चलेगा ये वाला, और इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपना आगे का जो भी सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, जो बी है वो जी के ठीक बाईं तरफ है, बी जो है जी के ठीक बाईं तरफ है, तो हमने इसको बी के जी के ठीक बाईं तरफ ऐसे बना दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो डी है वो बी के बाईं से दूसरा है, डी बी के बाईं से दूसरा, ये हमने बना दिया है। कौन सा छूटा है यहाँ पे, और कोई छूटा है, कोई तो छूटा होगा, कोई तो छूटा होगा, क्या छूटा है भाई। हमने ऊपर से बनाया था एच ई के दाईं ओर तीसरा है, जो डी के निकटतम पड़ोसी है, ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जी के ठीक बाईं तरफ है, ये भी हो चुका है, डी बी के बाईं ओर से दूसरा है, ये भी हो चुका है। जो ये वाला छोटा है ना, ये जो
डी बी के बाईं और दूसरा है जो का मतलब यहाँ पे बी के लिए बात हो रखी है, तो यहाँ पे जो बी है वह एफ के दाईं और चौथा है, इसका मतलब एफ होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके बी जो है दाईं तरफ चौथा आएगा। और फाइनली इसने क्या बोला है, तो अब ये बताइए, अब वैसे हमने छोड़ा क्या है, इसमें सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ई आ चुका है, इसमें ए नहीं आया है अभी, तो ए को यहाँ बना दो, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसने बोला ए के बाएं से पांचवा कौन होगा। अब ए का बायां निकालो ना यार, ए का बायां कहाँ होने वाला है, ए के बाएं इधर से आएगा, 1 2 3 4 5, यानी ए का जो बायां होगा वो 5, मतलब आपके पास डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमने ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो वेल एंड डन है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल है। उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।